हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिहार बोर्ड क्लास 8 विज्ञान विषय के 12वें अध्याय में, जो कि है पौधों और जंतुओं का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और साथ ही साथ हम जैव विविधता के बारे में पढ़ेंगे यानी कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे दिखाई देते हैं और जो जीव जंतु दिखाई देते हैं उनमें अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि उनके शरीर की बनावट, उनके जो शरीर की संरचना है तथा उनका आवास जो है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे कि क्या कोई जंगली जंतु जंगल से बाहर अपना जीवन बिता सकते हैं? तो ऑब्वियसली नहीं, उनके लिए कठिनाई हो जाएगी, है ना, उनके लिए समस्या हो जाएगी। क्या आपको नहीं लगता कि जंगल ही इन सब का मूल वास स्थान है? यदि जंगल नष्ट कर दिए जाएं तो जंगली जंतुओं के लिए आवास, भोजन आदि की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। आज जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जंगलों की कटाई जो है तेज़ी से होने के कारण जंगलों के अंदर जो रहने वाले पेड़ पौधे से लेकर के जो जीव जंतु हैं उनके जीवन पे जो है संकट आते जा रहा है। आज जिस तेज़ी से जंगलों को नष्ट किया जा रहा है और जंगली जंतुओं के साथ जो समस्याएं आ रही हैं, इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून बनाकर जंगलों को सुरक्षित घोषित किया है। यानी कि वहाँ पे वनों की कटाई जो है कानूनी तौर पर मना है। अगर कोई ऐसा करता है उस पर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको पता है कि कानूनी रूप से सुरक्षित जंगल जहाँ जंगली जंतु स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना एवं इनका शिकार करना क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। ऐसे स्थानों को हम अभयारण्य कहते हैं। अभयारण्य को अंग्रेजी में हम सेंचुरी भी कहते हैं। विलुप्त होना का मतलब होता है कि उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होकर समाप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, विलुप्त होना कहलाता है। तो कुछ जंगल किसी विशेष जंतु को विलुप्त होने से बचाने के लिए भी जो है सुरक्षित किया गया है। तो ऐसे कुछ अभयारण्यों के नाम जो है हम आगे चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जो दिए गए जो टेबल है इसको आप भर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? जैव विविधता का तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए जंगलों का बड़ा महत्व है। जंगल के ऊपर के वायुमंडल को ठंडा रखने के फलस्वरूप यहाँ बादलों से वर्षा अधिक होती है। जंगल कट जाएं तो बारिश कम होगी। जंगलों में पेड़ पौधे अधिक रहने के कारण काफ़ी भोजन उपलब्ध रहता है, जिसके कारण काफ़ी जैव विविधता पाई जाती है। पेड़ों की पत्तियां सड़कर खाद बनती हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं जिससे भूक्षरण नहीं होता है, यानी कि जो सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी का कटाव, वो नहीं होता है। ये मिट्टी को रंध्रमय बनाकर उसकी जल धारण की क्षमता को भी बढ़ाती हैं। और आगे है स्टूडेंट्स की वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण आवश्यक है और समाज और सरकार ने इन जीवों की सुरक्षा के लिए अनेक विधियां एवं नीतियां बनाई हैं। वन्य जंतु अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के नाम से पौधों एवं जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें सबसे पहले हम सेंचुरी के बारे में पढ़ते हैं, अभयारण्य के बारे में पढ़ते हैं। जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र होता है ये। उसके बाद है राष्ट्रीय पार्क यानी कि नेशनल पार्क, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और उसके बाद आते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं? वह विशाल क्षेत्र जहां पौधे, जंतु एवं आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन के लिए सभी संसाधनों को सुरक्षित किया गया है। और बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूनाइटेड नेशंस, उन्होंने वर्ष 2010 को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। और फिर प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और आगे हम पढ़ते हैं कि विलुप्त पौधे कौन कौन से हैं।
विलुप्त पौधे का मतलब जो पहले एग्जिस्ट करते थे और अब जो है वो धरती पर मौजूद नहीं हैं, ठीक है ना। तो जंगल की कटाई से अनेक एल्गी यानी कि शैवाल, फंजाई यानी कि कवक, ब्रायोफाइटस, फर्न एवं जिम्नोस्पर्म, जिनको साइकैड आदि पौधे विलुप्त हो गए हैं। पहले ये सारे पौधे जो है पृथ्वी पे पाए जाते थे और अब जो है वो मौजूद नहीं हैं। और विलुप्त जंतुओं की अगर बात करें तो कुछ यहाँ पे जंतुओं के नाम दिए गए हैं जो पहले एग्जिस्ट करते थे, लेकिन अब जो है एक भी मौजूद नहीं है दुनिया पर, इनका एग्जिस्टेंस जो है ख़त्म हो चुका है। जैसे मॉरिशस का डोडो पक्षी और डायनासोर। और कुछ विलुप्त प्राय जंतु यानी कि इंडेंजर्ड अगर जंतुओं की बात किया जाए कि जिनकी एग्जिस्टेंस पे खतरा बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, वो हैं कि निम्नलिखित जंतु अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं। ये सभी विलुप्त प्राय हैं, जैसे कछुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, गिरगिट, मेढक, चील, गिद्ध, कबूतर, बत्तख, काले हिरन, श्वेत आंखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, भेड़िया, जंगली कुत्ता, सिंह, बाघ, चीता, गैंडा, ब्लू व्हेल, चीतल, तेंदुआ, सोंस जिसको हम डॉल्फिन भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय पक्षी मोर इत्यादि। इन सब की संख्या जो है लगातार कम होती जा रही है और धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह के कुछ कुछ जानवरों को या फिर पौधों का नाम यहाँ पे दिया गया है जो बिल्कुल ही विलुप्त होने के कगार पे आ गए हैं। इनकी संख्या डे बाय डे, साल दर साल जो है काफ़ी कम होती जा रही है। डोडो पक्षी जो मॉरिशस में पाया जाता था उसकी बात कर लेते हैं कि डोडो मॉरिशस द्वीप में पाए जाने वाला न उड़ सकने वाला पक्षी था। चूंकि यह उड़ नहीं सकता था, फलता आसानी से पकड़ा जाता था, इसका मांस भी स्वादिष्ट होता था, जो इसके सफाई यानी कि मृत्यु का कारण बना। आज मॉरिशस द्वीप से पूरी तरह डोडो जो है वो विलुप्त हो गया है। और अब हम बात करते हैं बाघ की। बाघ जो है वो जंगली पशु है जिसका अस्तित्व क्या है, खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जा रहा है। इससे सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। बाघ परियोजनाएं लागू की गई हैं। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ ही बचे हैं। इस प्रकार मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। और आगे हम डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं जिसको हम सोंस भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार सोंस या डॉल्फिन का भी अस्तित्व जो है वो खतरे में है। यह एक समुद्री स्तनधारी जीव है, यानी कि दूध पिलाता है अपने बच्चों को। यह व्हेल का निकट संबंधी है। इनकी 40 प्रजातियां हैं। इनकी लंबाई 1-2 मीटर यानी कि 4 फीट से लेकर 9.5 मीटर यानी कि 30 फीट तथा वजन 400 किलोग्राम से 10 टन तक हो सकता है। ये विश्व भर में पाई जाती हैं, खासतौर पर उथले सागरीय क्षेत्रों में। ये मांसाहारी होती हैं और छोटी मछलियों एवं जीव जंतुओं को खाती हैं। डॉल्फिन यानी कि सोंस बुद्धिमान जीवों में से एक है और उनके अक्सर दोस्ताना व्यवहार और हमेशा खुश रहने की आदत ने इन्हें मनुष्यों के बीच खासा लोकप्रिय बना दिया है। और अपने देश में यह गंगा नदी में पाया जाता है। जैसे बिहार में बक्सर से कहलगांव के बीच गंगा नदी में पाया जाता है। बिहार से बक्सर के बीच में ये ज़्यादातर तादाद में रहते हैं। इनके शरीर से निकले तेल और उनका औषधीय प्रयोग इनके शिकार का कारण है। फलतः इनकी संख्या जो है विलुप्त होती जा रही है। यही कारण है कि आज 2000 से भी कम गांगे डॉल्फिन बची हैं, यानी कि गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है 2000 से भी अब कम बची हैं। इसके लिए संरक्षण हेतु भारत सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली सोंस को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। गंगा नदी स्वच्छता अभियान सफल तभी हो पाएगा जब गंगा में डॉल्फिन सुरक्षित रहेगी, अतः इन्हें शिकार पर सख्त मनाही है। और इसी प्रकार स्टूडेंट्स हमारे भारत में भी आसपास के देशों से, दूर दराज के देशों से जलवायु परिवर्तन होने पे बहुत सारे पक्षी जो है
जैसे साइबेरिया से उड़कर हमारे साइबेरिया हो गया या फिर न्यूजीलैंड वगैरह से जो है उड़कर भारत में आते हैं, जैसे कि राजस्थान के भरतपुर पक्षी विहार, या फिर कह लें कि बेगूसराय ज़िले बिहार के जो बेगूसराय ज़िले के कांवर झील में जो है आपको प्रवासी पक्षियों का झुंड दिख जाएगा, है ना। ये सब साइबेरिया आदि जगहों से बड़ी संख्या में आते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम पढ़ लेते हैं रेड डेटा पुस्तक के बारे में कि रेड डेटा पुस्तक क्या होता है। तो रेड डेटा पुस्तक जो है वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं, ठीक है ना, जिसमें जो है किस किस पौधों में, पेड़ पौधों में या फिर जंतुओं में जो है संकट उत्पन्न हो गया है, किन के एग्जिस्टेंस को खतरा है, ये सारा जो है ट्रैक और रिकॉर्ड जो है रखने के लिए हम रेड डेटा पुस्तक का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पे हमको इससे संबंधित सारी जानकारी मिलेगी और इसी के हिसाब से जो है उनके संरक्षण और रोकथाम के उपाय जो है सरकार करते रहते हैं। आगे है वनों का बचाव। स्टूडेंट्स, वनों में अनेक प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अनेक विविधताएं जो है जंगल में निवास करने वाले पेड़ पौधे और जंतुओं में होती हैं। तो जंगलों का जो है संरक्षण यानी कि बचाव काफ़ी आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका एक उपाय तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। अगर एक वृक्ष काटा जाए तो उसकी जगह एक वृक्ष जो है ज़रूर लगाया जाए, तो जंगल बचाए जा सकते हैं। जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले समाज के लोगों को चाहिए कि जंगल के इर्द गिर्द काफ़ी संख्या में पेड़ लगाएं, जिससे उनके ईंधन की प्राप्ति हो जाए और जंगल नहीं कटे। इसे सामाजिक वानिकी कहते हैं। वैसे हम सभी को कम से कम एक वृक्ष ज़रूर लगाना चाहिए। और आगे हम उन जंतुओं के बारे में जाने जिन्हें बचाने के लिए, संरक्षण के लिए हमारे देश में कई अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क हैं। और आगे यहाँ पे तालिका के माध्यम से अनेक प्रकार के जो अभयारण्य हमारे देश में मौजूद हैं या राष्ट्रीय पार्क हैं उसका लिस्ट दिया गया है। और इन अभयारण्यों या राष्ट्रीय पार्क में किन किन जंतुओं के संरक्षण के लिए जो है ये पार्क बनाए गए हैं, यहाँ कौन से जंतु पाए जाते हैं, उसका भी लिस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और यह देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में बनाया गया था। और यहाँ पे जो पाए जाने वाले जंतु हैं बाघ, और इसके संरक्षण के लिए जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया है। उसके बाद है काजीरंगा अभयारण्य, जो कि असम में मौजूद है और यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। फिर है गिर अभयारण्य, जो कि गुजरात में है और यहाँ पे जो है सिंह या फिर चीतल और सांभर, ये तीनों जानवर जो है मुख्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। और उसके बाद है वाल्मीकि अभयारण्य, जो कि बिहार में है और ये यहाँ पे जो है बाघों के संरक्षण के लिए जो है ये बनाया गया है, यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं। उसके बाद है कांवर पक्षी विहार, ये भी बिहार में है, तो ये प्रवासी पक्षियों के लिए बनाया गया है। और उसके बाद है गौतम बुद्ध अभयारण्य, गया बिहार, ये हिरन और नीलगाय के लिए। तो इस प्रकार और भी कुछ अभयारण्यों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, जिन्हें आप स्वयं जो है इसका डिटेल्स से अध्ययन कर लें। और इस प्रकार जो है हमने इस अध्याय के जो मुख्य पॉइंट्स थे इसका अध्ययन कर लिया है। और अब हम इस अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों का हल जान लेते हैं। तो ये पुस्तक जो है स्टूडेंट्स वो थोड़ा पुराना है, इसमें पहले से कुछ निशान वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं अच्छे से आपको समझा देता हूँ, नोट कर लें। पहला जो प्रश्न है वो वैकल्पिक प्रश्न है, यानी कि आपको 4 उत्तर दिए गए हैं, उनमें से जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। पहला है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा जैव विविधता। ऑप्शन थे जैव विविधता, पर्यावरण, अभयारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला नंबर वाला होगा, जैव विविधता। दूसरा क्वेश्चन है अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है कृषि करना, चारागाह बनाना या फिर शिकार करना, या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा ये चौथा, उपर्युक्त सभी। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना तो आप पशुओं को चरा सकते हैं, ना ही कृषि कर सकते हैं, और ना ही वहाँ के किसी जानवर का शिकार कर सकते हैं। तो होगा उपर्युक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं।
बाघ, गैंडा, ब्लू व्हेल या उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों जो है वो ऐसे जंतुओं के लिस्ट में आते हैं जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, इनकी संख्या घट रही है, तो ये हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो गांगे डॉल्फिन को बनाया गया, जो गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है उसे जो है अभी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। उसके बाद है कांवर पक्षी विहार स्थित है, तो ये जो है बेगूसराय में है। कहाँ है? बिहार के बेगूसराय में। तो इसका उत्तर होगा चौथा नंबर बेगूसराय। और उसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बी में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे आप 22 मई लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स, 22 मई, ठीक है। दूसरा है देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क खाली स्थान है, यानी कि यहाँ पे आपको भरना है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। क्या भर देंगे आप? जिम कार्बेट नेशनल पार्क लिखेंगे आप। उसके बाद है संकटापन्न प्रजातियों का सूची या अभिलेख खाली स्थान पुस्तक में रहता है, तो ये हो जाएगा रेड डाटा। यहाँ आपको भरना है रेड डाटा पुस्तक में रहता है। और आगे है प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली स्थान परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, तो यहाँ पे आप जलवायु या मौसम लिख सकते हैं। जलवायु लिख दें, जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। उसके बाद है फर्न, शैवाल, जिनको, साइकैंड आदि खाली स्थान पौधे हैं, तो ये विलुप्त पौधे हैं जो अब मौजूद नहीं हैं, तो यहाँ पे विलुप्त आपको भरना है। प्रश्न नंबर सी है कि कॉलम का को कॉलम खा से संधि या मिलान कीजिए। तो पहला है डोडो, तो डोडो एक मॉरिशस की विलुप्त जंतु है जो एक प्रकार का पक्षी था, मॉरिशस के द्वीप में पाया जाता था, तो ये हो जाएगा डोडो का मिलान आपको 4 नंबर से करना है, मॉरिशस की विलुप्त जंतु। दूसरा है गांगे डॉल्फिन यानी कि सोंस, तो ये हो जाएगा इसका मिलान 5वां नंबर से, गंगा की विलुप्त हो रही स्तनधारी। तीसरा है वाल्मीकि अभयारण्य, ये बाघ के लिए है, तो ये पहला में आपको निशान लगा देना है, 3 का 1 हो जाएगा। चौथा है काजीरंगा अभयारण्य, यहाँ पे एक सींग वाला गैंडा जो है पाया जाता है, तो इसका मिलान आप 2 नंबर से कर दें। 5वां है फर्न जिनको साइकैंड, तो इसका मिलान होगा 3 नंबर से, विलुप्त हो रहे पौधे, ठीक है। और आगे कुछ और भी प्रश्न दिए गए हैं, तो देखिए अगला जो प्रश्न है डी में पहला, जैव विविधताओं से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे जैव विविधता से तात्पर्य है धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां तथा उनका आपसी एवं पर्यावरण से संबंध। प्रश्न नंबर 2 है हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे जैव विविधता के कारण ही हम इस पृथ्वी पर स्वस्थ और सुखी जीवन जी पाते हैं, और आजकल अत्यधिक प्रदूषण, जंगल की कटाई, जनसंख्या में वृद्धि, जानवरों का शिकार इत्यादि से पर्यावरण खतरे में आ गया है, अतः जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य है। अगला प्रश्न है विनाश के मुख्य कारण एवं उसके प्रभाव बताइए, तो इसका उत्तर लिखेंगे विनाश का मुख्य कारण है, पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है। पहला पॉइंट है जंगलों या फिर वनों की कटाई, दूसरा है जीव जंतुओं का शिकार, तीसरा है फैक्ट्रियों तथा मानव अपशिष्टों से बढ़ता प्रदूषण, और चौथा है जनसंख्या वृद्धि। ये विनाश का मुख्य कारण है। और उसके बाद लिखेंगे इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं, पहला पर्यावरण का असंतुलन होना, दूसरा विलुप्त हो रहे जीव जंतु, तीसरा ग्लोबल वार्मिंग, और चौथा लिखेंगे मानव के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव इत्यादि। और आगे है प्रश्न नंबर 4 की रेड डेटा पुस्तक क्या है, तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं रेड डेटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों एवं जंतुओं के प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। और अगला प्रश्न है प्रवास से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रवास का अर्थ है अपने मूल प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरे प्रदेश में जाकर अपना जीवन यापन करना।
अगला प्रश्न है, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क से क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्यों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, सबसे पहले अभयारण्य के बारे में डैश दे करके आप लिख दीजिए कि जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार से सुरक्षित क्षेत्र। नीचे लिखेंगे राष्ट्रीय पार्क और डैश दे के लिखेंगे वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, जहां वे स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। और फिर लिखेंगे बिहार राज्य के 2 अभयारण्यों के नाम, पहला गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार और दूसरा है कांवर पक्षी विहार, ये बिहार के बेगूसराय में है। और अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप में बताइए। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि बाघ जंगली पशु है जिसका अस्तित्व खतरे में है। शिकारियों द्वारा इसके खाल, हड्डी, दांत, नाखून आदि के लिए इनका प्रायः शिकार किया जाता रहा है। इससे इसकी सुरक्षा के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। पहले हमारे देश में 40,000 बाघ थे, पर सन 2011 तक मात्र 1706 बाघ बचे हैं। बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई। और अंतिम प्रश्न है कि अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाकलापों की सूची तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर संक्षेप में हम लिख सकते हैं कि विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हमें विद्यालय में पौधारोपण करना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर इन पौधों का ख्याल रखना चाहिए ताकि विद्यालय हरा भरा बना रहे। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये अध्याय होता है यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो लेसन है वो हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।